गुजराती 267 261 नहीं आपका आ गया। 276 अलग अलग बुक में अलग अलग है। 276 नहीं इसमें 276 गुजराती 267 है। पंचलब्धि का स्वरूप। ओम नमः सिद्धे ओम नमः मंगलमय मंगलकरण नमो ताहि जाते अरहंतादिमान् करिमंगल करियो रंगकरण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद रास। सातवें अधिकार में हम लोग विषय देख रहे हैं 5 लब्धि वाला प्रकरण को देखना है, जिसमें हमने 5 लब्धियों का स्वरूप ये विचार करता था। एक तत्व विचार की महिमा वाला विषय हुआ था हमारा पूरा। सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि पूरा हुआ हो गया। यहाँ से आए थे ना, फिर अपने वो 5 लब्धियों यहाँ से 5 5 लब्धियों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अधिकार में हमारे ये विषय चल रहा है, जिसमें 5 लब्धियों का स्वरूप यह विषय प्रारंभ करना है, जिसकी विस्तार से चर्चा हमने उज्ज्वला बहन जी के पंचलब्धि का स्वरूप इस विषय से, इस शास्त्र से हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ मूल ग्रंथ से विषय प्रारंभ करते हैं। शोयक्षम विशुद्ध देशना प्रायोग्य करण, यहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का शोक्षम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निशिकों के उदय का अभाव हो, अभाव सोक्षय तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सूक्ष्म, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम शोक्षम है। उसकी प्राप्ति शोक्षम लब्धि है। देखिए यहाँ अभी जो पंचलब्धि का स्वरूप दे रहे हैं वो हम द्रव्यानुग की भाषा में दे रहे हैं। बहुत सुंदर रचना ऐसी है कि कर्णानुग की भाषा अलग है और द्रव्यानुग की भाषा अलग है। यहाँ जो विषय दे रहे हैं वो द्रव्यानुग की भाषा में दे रहे हैं। कहते हैं शोक्षम विशुद्ध देशना प्रायोग्य और करण, यह 5 लब्धि है। अब इन 5 लब्धियों का जो स्वरूप कह रहे हैं वो किस प्रकार कह रहे हैं देखिए। कह रहे वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों का शोक्षम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निशिकों के उदय का अभाव सूक्ष्म। सबसे पहले शोक्षम क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं और शोक्षम लब्धि की चर्चा कर रहे हैं। पहले शोक्षम का अर्थ स्पष्ट करेंगे और फिर उसकी प्राप्ति शोक्षम लब्धि है। तो पहले शोक्षम की चर्चा हो रही है। वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का शोक्षम। शोक्षम होने पर क्या होता है तो कहते हैं तत्व विचार हो सके।
पहले हमने देखा था तत्व विचार की महिमा जो सम्यक्त्व के सन्मुख ले जाता है, या जिस तत्व विचार के होने पर सम्यक दर्शन होता है, ऐसे तत्व विचार का होना या तत्व विचार हो सके, ऐसी स्थिति बनती है शोक्षम के कारण से। इसका अर्थ ये हो रहा है कि असंगी पंचेंद्रिय अवस्था तक उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, उसके सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं बनती। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे शोक्षम लब्धि नहीं है, उसे शोक्षम नहीं है। सो कह रहे हैं कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, यदि शोक्षम हुआ या हो रहा है तो तत्व विचार अवश्य होता है। ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का शोक्षम हो, तो ज्ञानावरणादि कह करके सभी कर्मों को लेना चाह रहे हैं यथा योग्य, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निशिकों के उदय का अभाव सोक्षय। क्या कहना चाह रहे हैं? उदय काल को प्राप्त मतलब जिनका उदय आना हो, ऐसे सर्वघाती स्पर्धकों के निशिकों के उदय का अभाव। तो ऐसे सर्वघाती स्पर्धक जिनका उदय आना था, अब उनके उदय का अभाव मतलब वो सत्ता में पड़े। सोक्षय तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्तारूप रहना सो उपशम, उन्हीं का सत्तारूप रहना उपशम। तो वो उदय में नहीं आ रहे हैं तो क्या हो रहा है उनका? तेरे सत्ता में जाकर के बैठ गए, तो उसका उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था और उसी समय देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, ऐसी कर्मों की अवस्था, उसका नाम शोक्षम, और उसकी प्राप्ति सुशोक्षम लब्धि। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्ध लब्धि है। देखिए एक एक लाइन में एक एक लब्धि को स्पष्ट करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जहाँ पर मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप तो भाव हो रहे, कषाय का परिणमन तो हो रहा है, मंद कषाय रूप भाव हो रहे हैं, परंतु वहां तत्व विचार हो सके। तब देखना पहले वाले विशुद्ध शोक्षम लब्धि में कहा था कि तत्व विचार हो सके, फिर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी विशुद्धता या कषय की मंदता कि जहाँ तत्व विचार हो सके उसे कहेंगे विशुद्धि लब्धि। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहाँ पूर्व संस्कार से होती है। क्या कहते हैं देशना लब्धि के बारे में? तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि। धारण हो तो पहले ग्रहण करने की इच्छा हो और फिर विचार हो। जैसे हम लोग अभी धारण कर रहे हैं और धारण करने पर उसका विचार करेंगे, तो धारण हो और विचार हो सो देशना लब्धि है। और नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहां पूर्व संस्कार से होती है, तो वहां पूर्व संस्कार है सो देशना लब्धि। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए,
और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़े प्रमाण उसके संख्यात्मक भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। तो कहते हैं कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़े सागर प्रमाण रह जावे, नवीन बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्मक भाग मात्र हो। तो जो अंत कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति रही उसके संख्यात्मक भाग मात्र नवीन बंध हो, और उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, ऐसी कितनी ही पाप प्रकृति का बंध क्रमशः मिटता भी जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना प्रायोग लब्धि है। कितनी बातों को लिया, पहले में पुराने कर्मों को अंत कोड़ा कोड़ी सागर कह दिया, नया बंध उसके संख्यात्मक भाग प्रमाण कर दिया, फिर कह रहे हैं जो भी बंध हो जाए वो भी क्रमशः घटता जाए, पाप प्रकृति क्रमशः घटती जाए, उनका बंध मिटता जाए, बंध लिखते बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना प्रायोग लब्धि। चार आवश्यक कार्यों को ले लिया इसमें। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती है, तो ये सब भव्य अभव्य दोनों की हो सकती है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसी ही है ऐसी प्रतीति हो जाए अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण के साथ दे रहे हैं कि 5 लब्धि हो और 5 लब्धि में से पहले 4 हो तो सम्यक तो हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य की होती है, तो दोनों की होती है। ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा। ये ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए उस तत्व विचार वालों को सम्यक तो होने का नियम नहीं है कि तत्व विचार वाला हो और उसे सम्यक तो हो ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, तो अब उससे पहले विचार कर रहे हैं, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसी ही है ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। तो उसे किसी ने उपदेश दिया, फिर उसने विचार किया, विचार करने पर उसे लगा कि हाँ बात तो ऐसी ही है, अथवा अन्यथा विचार हो
या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी। पहली बात, जो उसे सिखाया गया उसका उसने विचार किया तो उसे उसी प्रकार की प्रतीति मतलब अनुभव, निर्धार, निर्णय हो सकता है, नहीं तो अन्यथा हो सकता है। या फिर अन्य किसी विचार में वो लग गया हो तो उसका वो निर्धार न भी कर सके या अन्य प्रतीति में वो उलझ जाए और ये मूल शिक्षा को भूल जाए। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। तो पहले तो तत्वोपदेश को सुनकर समझ करके वो विचार करने लगा है कि अरे यह क्या विचार है, क्या बात है। तो पहले विचार किया, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी परिस्थिति हो जाए। फिर उसे ये निर्णय हुआ कि हाँ बात तो सही है, जो हमने तत्वों के उपदेश में सुना है ऐसा ही संसार का स्वरूप है। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। आचार्यों ने, श्री गुरु ने समझाया कि संसार में सुख नहीं है, तो फिर इस जीव ने उसका विचार किया। विचार करने पर उससे लगा कि बात तो सही है, संसार में कोई सुख नजर नहीं आता है, परंतु हो सकता है कि अन्यथा भी विचार हो जाए कि वो सांसारिक सुख को ही सच्चा सुख मान लेवे, तो अन्यथा उसका विचार हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी अन्य विचारों में उलझ जाए, घर गृहस्थी के विचारों में लग जाए, तो वह तत्व का विचार छोड़ देवे तो उसे प्रतीति नहीं भी हो। ऐसा होता है ना, हम किसी विषय का ज्ञान लेवे, कोई विषय समझने के लिए आए हैं या हम ऐसा विचार करते हैं, कर्णानुग का कोई विषय हम लोग समझ रहे हैं या समझने का विचार करते हैं, ठीक है। फिर हुआ क्या कि जो विचार हमने सुना, थोड़ा उसका विचार किया तो हमें लगा कि हाँ बात सही है, ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए बैठे तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उल्टा हो गया। या फिर हमने सुना, हमने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ देते हैं, और दूसरे काम में उलझ गए। तो जो निर्णय होना था वो निर्णय नहीं हुआ, तो कहते प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। कब हो जाए प्रतीति? तो कह रहे हैं कि मूल कारण तो मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, उसका उदय न मिटे तो न हो जाए। इतने पर टोडरमल जी रुके नहीं है, आगे एक और लाइन उन्होंने लिख दी, उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। नहीं तो हम पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है, पुरुषार्थ की काल लब्धि पे डाल के निकल रहे हैं, बात समवाय की बात है। जी जी, मतलब हम ऐसा न समझे, ऐसा विचार न करें कि देखिए भाई मिथ्या तो कर्म मूल है और उसका उदय जब मिटेगा तब तत्व विचार होगा, तत्व निर्णय होगा, सम्यक्तों की प्राप्ति होगी। सो यदि हम लोक व्यवहार में विचार करें, हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरों को क्या उदाहरण बनाए। किसी ने पूछा कि भाई आप स्वाध्याय आदि करें, तत्व विचार आदि करें, हम उससे कहते हैं कि देखो मिथ्या तो कर्म मूल है, जब उसका उदय मिटेगा तब अपने आप ही तत्व विचार हो जाएगा। ऐसा
लोक व्यवहार में बहुत सारी बार सुनने पढ़ने को ऐसा मिलता है, प्रमाण हाँ, कि भाई आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं, स्वाध्याय आदि में क्या करे पंडित जी, बड़े पाप कर्म का उदय है। तो यहाँ धर्म कार्य में तो बड़े पाप कर्म का उदय है, और लोक व्यवहार में वहाँ बिल्कुल नहीं, वहाँ तो बड़ा पुरुषार्थ लगाते हैं, जबकि पता है ये कार्य होना नहीं है, फिर भी वहाँ पुरुषार्थ करते हैं। और क्या कहते हैं कि क्या पता सामने वाला पलट जाए तो काम बन भी सकता है, तो वहाँ तो तीव्र पुरुषार्थ लगा रहे और यहाँ कर्म उदय पर छोड़ रहे। तो टोडरमल जी जानते थे कि ये पंचम काल के जीव ऐसे हैं जहाँ कषाय पुष्ट हो वो मार्ग का अवलंबन लेंगे। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि भाई मिथ्यात्व कर्म का उदय मूल है, वो मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो न हो, परंतु उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब कर्म का उदय होगा सो होगा। भाई उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। और टोडरमल जी में देखिए क्या लिखते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि टोडरमल जी के विचारों में तत्व विचार की महिमा कितनी थी और कितनी स्पष्टता थी। इस आधे लाइन में पूरे जिनागम का सार लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसका उद्यम तो शतावश्यक का पालन करना है, देव पूजा है, गुरु उपासना है, कोई व्रत उपवास करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब वो करना नहीं, ऐसा नहीं है। जो तत्व विचार करे वो ये सब करेगा ही करेगा। और यदि तत्व विचार नहीं है तो ये करे या न करे वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। अब तत्व विचार में क्या करे, कैसा करे तत्व विचार, लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, है ना, कि भाई अभी हो क्या रहा है कि लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की थी कि हम बस पढ़ते जा रहे, सुनते जा रहे और पूजा पाठ कर रहे हैं, वो ठीक है। स्वाध्याय के नाम पर हम लोग बस पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया पढ़ना, मोस्टली तो सुनना हो रहा है। अच्छा, सुनना भी कैसे हो रहा है? वो मोक्ष समयसार ग्रंथ में आत्मकथित टीका में आता है कि टक टके लगा करके सुनता है, ऐसा सुनना हो तो भी भला हो जाए। ऐसा भी सुनना नहीं हो रहा है। कैसे सुनना हो रहा है? जैसे हम लोग कहीं किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं कि जहां हमारे जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, बट ठीक है लोक व्यवहार है तो हम लोग चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? ठीक है, बैठे बातें हो रही, सुन रहे हैं, सुनने में आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है। सुनना किसका नाम? सुन करके जिसके बारे में विचार हो सके वो सुनना सुनना है। विचार रहित तो सुनना नहीं है। सो यहाँ तत्व विचार की बात हो रही है तो पढ़ना, पूछना, फिर विचार करना, फिर हम न्याय तक पहुंचना, उसका नाम है तत्व विचार। वो पढ़ने में लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, स्वयं का शास्त्र स्वयं के पास होना चाहिए। पढ़े, अभी देखिए जैसे इस पूरे पैराग्राफ का सार क्या है, ये जो भी
पूरा पैराग्राफ अब तक हमने पढ़ा, ये पंचलब्धि वाला प्रकरण शुरू हुआ, वहां से लेकर के यहाँ तक हम लोग आए। इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग पढ़ते थे एग्जाम के लिए तो क्या करते थे, अंडरलाइन करते थे, हाईलाइट करके रखते थे। अच्छा, अंडरलाइन और हाईलाइट करने से क्या होता था, यदि वो एक लाइन याद रह जाए तो पूरा पैराग्राफ याद रहता है, या वो एक पॉइंट है, आंसर लिखना है तो भाई पहले आप वो पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद उसका विस्तार से आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये पूरे प्रकरण का सार कहाँ है, ये आधी लाइन। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है, मतलब हमारा उद्यम तो इतना ही होना चाहिए, तत्व विचार करना। ये पहले उसमें आया था ना, अंत कोड़ा कोड़ी रह जाए, फिर उसके भी संख्या से भाग प्रमाण रह जाए, याद रहे न रहे कोई फर्क पड़ना नहीं है। इतना भाव भाषण होना चाहिए कि कर्मों की जो स्थिति है वो कर्मों की स्थिति कम हो जाती है, नया बंध और कम होता है, और जब नया कर्म और कम होता है तो पाप प्रवृत्तियां बनना रुक जाती है, मात्र शुभ भाव चलते हैं। ऐसी जो स्थिति है वो स्थिति हमारे लिए ठीक है, अच्छी है। मैंने कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण याद में रहे तो न रहे, इसका नाम है तत्व विचार करना। और जो हम लोगों को करना क्या है, पढ़ना तो है, सुनना भी है, पढ़ने सुनने के साथ में विचार करना, और विचार करे बिना ये पढ़ना सुनना व्यर्थ है। और विचार करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। परिवर्तन किस में होगा, लोक व्यवहार में जो होना होगा सो होगा। हम लोक व्यवहार की चिंता ही क्यों करें या उसका विचार ही क्यों करें। मेरा लोक व्यवहार से तात्पर्य क्या होता है, खाना पीना छूटना, व्रत उपास आना, पहनना ओढ़ना, वो तो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट वाली बात है, वो सब बाय प्रोडक्ट वाली बात है। मूल बात क्या रहेगी, मूल बात ये रहेगी कशाओं में मंदता आएगी। तत्व विचार होने पर जीवन में सहजता आएगी, मृदुता आएगी, आर्चो भाव आएगा। ये लिख रहे हैं तत्व विचार करना। तत्व विचार करेंगे पर मिलेगा क्या, या तत्व विचार हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग कैसे समझे। परिणामों में यदि मृदुता है, अब जीवन में सहजता है, कशाओं की मंदता है, तो तत्व विचार है। और अभी भी वो गृद्धता वाले परिणाम चल रहे हैं, अभी भी वो लोभ वाले परिणाम चल रहे हैं, तो इसका मतलब तत्व विचार नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनना, गृद्धता वाले परिणाम चल रहे हैं, लोभ वाले परिणाम चल रहे हैं, मोह वाले परिणाम चल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी तत्व विचार नहीं हो रहा। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको, चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ रहे, आना पुराने कर्म का उदय है और चलना वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। एक उदाहरण देता हूं, शॉप पर हम लोग गए हैं, कोई एक शर्ट अच्छी हम लोगों को पसंद आ गई, खरीद ली, ये पुराने कर्म का उदय है। अब कोई एक और थी जो हम लोगों ने नहीं खरीदी और अभी भी उसके बारे में मन में विचार चल, अरे वो ले लेते तो वो गृद्धता वाले परिणाम। ले ली, बहुत अच्छी है, ये गृद्धता वाले परिणाम। विकल्प है, ठीक है, लेना ले लिया, ले लेना पुराने कर्म का उदय है, और उस वस्तु के साथ उन विचारों के साथ जुड़े रहना वो वर्तमान का विचार है। यहाँ पर तत्व विचार करने पर ये विचार हमारे छूट जाते हैं,
ये गृध्यता छूट जाती है। ठीक है, जो सहजता वाली बात है ना, वो सहजता वाली, वो ऐसी सहजता वाली रहेगी, आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, कोई परिणामों में गृद्धता नहीं, तब जाकर के तत्व विचार कार्यकारी। यदि ऐसा न हो तो फिर तत्व विचार नहीं है, या जितने प्रमाण में होना चाहिए उतना नहीं होता है। विशुद्ध बुद्धि में कहा था ना, अंध कषाय पहले विशुद्धि तक ही होता है। हाँ। तो प्रायोग के बाद पहुंचे। बिल्कुल अंध कषाय तो विशुद्धि में होना है। मंद कषाय तो वहीं पर चली जाएगी, तो वहां पर मंद कषाय आ जाएगी, तीव्र कषाय चली जाएगी, तब जाकर के आगे तब सब तो आगे तत्व विचार होगा। बिल्कुल। क्या होता है, गड़बड़ कहाँ हो रही है पता है? हमें ऐसा लगता है कि स्वाध्याय कर लिया तो इतने ये खराब विचार क्यों आ रहे हैं, और फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद दिलाया था। अभी ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ना, उसमें एक दिन सुमन प्रकाश जी भाई साहब का मैं प्रवचन सुन रहा था। लास्ट फ्राइडे या सैटरडे की बात रहेगी, ललितपुर में जो चला, लास्ट फ्राइडे सैटरडे के नाइट के टाइम पर उनका जो प्रवचन चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि पुराने कर्मोदय को हम लोग रोक नहीं सकते। पुराने कर्मोदय से जो विचार आने हैं वो आने ही है, सो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना। ध्यान किस ओर देना है कि वर्तमान में हमारे भाव कलुषित न हो, इसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास करना। सो तत्व विचार करना एकमात्र यही हमारा उद्यम है। और उद्यम मतलब, एक बार आपको समझाया तो उद्यम शब्द का अर्थ, टोडरमल जी बड़े चुन चुन करके शब्द लिखते हैं, है ना। टोडरमल जी की भाषा शैली के बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी मतलब सहज विकल्प आता है इस बारे में बात करने का। वो आप लोग क्या बैंगल बनाते हैं, बैंगल डायमंड वाली, तो उसमें आप डायमंड क्या करते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, भाई जो भी मिले दे दो, हम उसमें लगा लेंगे और डिजाइन बना देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, उसमें बड़ी चुन चुन करके ये यही आकार में चाहिए, यही क्वालिटी चाहिए, और यही डिजाइन चाहिए। ऐसा क्यों? अच्छा लगना चाहिए। खाली वहाँ अच्छा लगने वाली बात नहीं होती, उसमें से हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे टोडरमल जी ने यहाँ जो शब्द प्रयोग किया ना, उद्यम, वो उद्यम शब्द हम लोगों को एक मैसेज दे रहा है। उद्यम मतलब होता है उद्योग, उद्योग मतलब व्यापार, बिजनेस। कब करते हैं हम लोग? जब ऑफिस जाते होंगे तब करते होंगे। भाई जब ऑफिस में जाकर के बैठ गए चेयर पर, फिर हम लोग बोलते होंगे कि भाई हाँ चलो ठीक है, आज का क्या काम है बोलो। ऐसा होता है कि पूरा दिन का तो 24 आवर चलता ही रहता है, कंटिन्यू वो दिमाग में हमारे चलता ही रहता है, हम चाहे कहीं पर भी हो। खाली वो वाले व्यापार की बात नहीं है। डेली रूटीन जो भी हमारा काम रहता है, चाहे सर्विस हो, जॉब हो, व्यापार हो, जो भी है लोक व्यवहार, प्रति समय हमारे माइंड में चलता रहता है। मतलब सब लगा लेना आप, कितने उदाहरण को हम मंदिर में भी गए, कलर देख करके अरे ये कलर कौन सा होगा, एशियन पेंट होगा, कौन सा होगा। हाँ, विकल्प आते हैं, और जिनका व्यापार हो उन्हें तो बहुत ज्यादा आते हैं। ये बड़ा, ये ठीक नहीं है, इसकी जगह ये होता है। मैं वहाँ डिजाइन के लिए गए मंदिर में, अरे ये डिजाइन ठीक नहीं बना। मैं तो खाली धर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कई धर्मशाला में हम कह रहे हैं ये फर्श बराबर नहीं लगाया, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमें करना क्या है? कुछ नहीं, 2 समय के लिए रहना है, फिर निकल जाना है। कहने का अभिप्राय, ये विकल्प जैसे प्रति समय चलते हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं तत्व विचार प्रति समय चलते हैं। इसका उद्यम होना है। तत्व विचार का यदि उद्यम होगा
तब जाकर के सम्यक तो होगा। मतलब हम लोग कितने लोग के बारे में होशियार है, बनिया बुद्धि यूज करते हैं, अपने बेटों को व्यापार सिखाते हैं। कब सिखाते हैं? सिखाते होंगे जब वो 25 साल का होता है, 30 साल का होता है कि बेटा अब तो बड़ा हो गया, अब आ जाए दुकान पर, हाँ अब आ जाए बिजनेस में। नहीं, बचपन से ही हमें पता है वो ये व्यापार नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा, फिर भी नहीं, तुझे तो ये व्यापार आना ही चाहिए। क्या बोलते उसको, अपना कुछ तो नहीं बोलते, परंपरागत कुश्ते नहीं ना, हाँ भाई पीढ़ी दर पीढ़ी वे व्यापार चल रहा है, ये तो तुझे आना ही चाहिए, बाकी तू कुछ भी कर दे। तो कैसा सिखाते हैं? सारी बारकाई सिखाते हैं, प्रति समय सिखाते हैं, मतलब प्रति समय वो कार्य चल रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा उद्यम होना चाहिए कि तत्व विचार स्वयं भी करे और परिवारजनों को भी वही कराए, वही सिखाए। ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। आप चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते देखिए, आप कहेंगे अन्यथा, मैं तो लोगों को देखते देखते विचार करने लगता हूँ, कैसे आकुलता है, कैसे आकुलित परिणाम है, चाहे खाने के प्रति, घूमने के प्रति, पहनने बढ़ने के प्रति, कितनी आकुलता है। और सारी आकुलता देखा देखी में है, और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। तो कहने का अभिप्राय, ये सब देख करके हमें हमारे परिणामों को भी देखना है ना। हम वो जो समूह शरण में जाते हैं, समूह शरण में जो हम कहते हैं ना, वहाँ लाइव शो चलता रहे, भामंडल में देखो हमारे भाव दिखाई देते हैं। आप वहाँ उद्यान क्षेत्र में गए हैं तो बावड़ी में झांक करके देखो, वहाँ हमारे भाव दिखाई देते हैं। नाट्यशाला में गए तो ऐसा लगता है कि मैं तो मेरे पुराने भोज चल रहे। तो ऐसे ये सब जीवों को देख करके, ये सब दर्पण है, उन्हें देख करके हमें हमारे भाव याद आना चाहिए। अरे क्या भाव चल रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, किस प्रकार के भाव चल रहे हैं, उन भावों को देखना और फिर उसमें सहज रहने का प्रयास। तो ये तत्व विचार प्रति समय हो सकता है। ठीक है, अभी इसका विचार करते रहे ना। ये हम लोग इसलिए इसका विस्तार कर रहे हैं क्योंकि खाली पढ़ना और सुनना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ तत्व विचार होना बहुत जरूरी है। तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। कह रहे हैं कि तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। मतलब जिसको ये 5वीं लब्धि होती है, करण लब्धि, उसका सम्यक तो होना निश्चित है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हो, तो पहले 4 वाली हुई हो, और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रुप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धा हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करना योग में किया है। कह रहे हैं सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि, क्योंकि अभी ध्यान अवस्था है, इसलिए इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रुप होकर लगाए।
बुद्धिपूर्वक प्रयास करेगा कि उपयोग को तत्व विचार में लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। उपयोग तत्व विचार में लगाने से समय समय पर परिणाम निर्मल होते जाते हैं। अब ये सारी चर्चा हम लोगों ने 5 लफ्ज़ में विस्तार से की, इसलिए ये खाली कोड वर्ड में बात करते हैं कि भाई समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। अब वो समय समय परिणाम निर्मल होने का अर्थ क्या है? कितने कर्म परमाणु का उदय हो रहा है, क्षय हो रहा है, ऊपरी स्तर वाले परिणाम, पहले वाले समय, दूसरे वाले समय, ये सब इसमें उन्होंने गर्भित कर लिया है। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धा हो जाए। किसी ने कोई बात सीखी हो और उसके परिणाम ऐसे निर्मल हो जाए तो उसका फल उसे तुरंत मिलेगा। सो ऐसे ही इसके भी तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा। वहाँ किस प्रकार के परिणाम होते हैं, किस प्रकार के कर्म का उदय होता है, इसका तारतम्य तो केवल ज्ञान के द्वारा देखा, उसका निरूपण कर्णन योग में किया है। सो कर्णन योग में इसका विस्तार से वर्णन किया है। इस करण लब्धि के 3 भेद है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धि सार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना यहाँ संक्षेप में कहते हैं। तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण का विस्तार से विचार हम लोगों ने पंचलब्धि वाले प्रकरण में कर लिया था, फिर भी यहाँ उसकी संक्षेप में चर्चा हो रही है, तो इसकी चर्चा हम आगे किसमें करेंगे। वहाँ पर हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में इसमें भी आया है, तो एक बार हमारा रिवीजन इसके साथ हो जाएगा।